Hello everyone. I welcome you all on my channel English with Shiva. So in this new video we will discuss a famous Victorian poet and critic Matthew Arnold. तो अपनी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक फेमस क्रिटिक एंड पोएट मैथ्यू आर्नल्ड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। देखते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था। 24 दिसंबर 1822 में लेलम इंग्लैंड में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 15 अप्रैल 1888 में लिवरपूल इंग्लैंड में, जब वो कितने साल के थे? 65 ईयर्स ओल्ड थे। इनका ऑक्यूपेशन था इस इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स, यानी कि स्कूल में इंस्पेक्टर थे, और इनकी एजुकेशन थी बैलियल कॉलेज ऑक्सफोर्ड से इन्होंने अपना बीए कंप्लीट किया था। पीरियड यानी कि विक्टोरियन पीरियड से ये बिलोंग करते थे। इनका जोनर था पोइट्री, लिटरेरी, सोशल एंड रिलीजियस क्रिटिसिज्म। इनके नोटेबल वर्क्स हैं डोवर बीच, द स्कॉलर जिप्सी, थायरेसिस, कल्चर एंड एनार्की, लिटरेचर एंड डॉगमा, द स्टडी ऑफ पोइट्री। स्पाउस थी इनकी फ्रांसिस लूसी वाइटमैन और टोटल इनके 6 चिल्ड्रन थे। इनकी अर्ली ईयर जो ज़िंदगी थी, जो लाइफ थी, उनको देखते हैं। ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ थॉमस एर्नोल्ड एंड हिज वाइफ मैरी पेनरोज एर्नोल्ड, born on 24 December 1822 at Laleham on Thames, Middlesex। तो इनकी जो मम्मी पापा का नाम था थॉमस एर्नोल्ड और मैरी पेनरोज। कहाँ पे पैदा हुए थे ये? लेलम में, जो एक फेमस जो हमारी रिवर है उसके पास का एक विलेज है, वहाँ पे मिडलैक्स में। इनकी वाइफ फ्रांसिस लूसी वाइटमैन, देखो उसकी ये फोटो है। अब इनके चिल्ड्रन की बात करते हैं। इनके टोटल 6 चिल्ड्रन थे, जिसमें फर्स्ट है रिचर्ड पेनरोज आर्नोल्ड, लूसी शार्लोट आर्नोल्ड, थॉमस आर्नोल्ड, बेसिल आर्नोल्ड, इनोर मैरी कैरोलाइन आर्नोल्ड। तो बच्चों के नाम भी आप याद रखना। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को ऐड किया है। मैथ्यू आर्नल्ड वॉज 26 ईयर्स ओल्ड व्हेन हिज फर्स्ट बुक ऑफ पोइट्री अपीयर्ड, यानी कि उनका फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन कब आया था? जब वो 26 ईयर्स ओल्ड के थे। ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट बुक ऑफ पोइट्री, जिसका नाम था हमारा द स्ट्राइट रिवेलर, 1849 में अनोनिमसली। देन ही पब्लिश्ड हिज सेकेंड बुक, जिसका नाम था हमारा एम्पेडोक्लस ऑन एथना। कब पब्लिश्ड हुई थी ये? 1852 में। बट ही वॉज सो डिससेटिस्फाइड विद दीज बुक्स दैट अल्टीमेटली विदड्रॉ दैम फॉर सर्कुलेशन। तो फर्स्ट बुक ऑफ पोइट्री उनकी क्या थी? द स्ट्रेट रिवेलर, अनोनिमसली 1849 में पब्लिश हुई थी। दूसरा सेकंड बुक थी इनकी, जिसका नाम था हमारा एम्पेडोक्लस ऑन एथना। तो ये दोनों को याद रखना कि इनसे वो ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं थे, डिससेटिस्फाइड थे। एज ए लेक्चरर, आर्नोल्ड वॉज डिसअपॉइंटिंग बोथ बिकॉज ऑफ हिज ऑकवर्ड मैनर एंड द feebleness of his voice, which was inaudible to the greater part of his audience। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप याद रखना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है हमारा ड्यूरिंग ट्रेवल्स इन 1848 ही मैट एंड फेल इन लव विद ए फ्रेंच वुमेन बट दे डिड नॉट मैरी। आर्नोल्ड वेंट टू 2 डिफरेंट कॉलेजेस, विंचेस्टर कॉलेज एंड बैलियल कॉलेज। तो ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि उन्होंने किन 2 कॉलेजेस में अपनी स्टडी को किया था, तो उन दोनों कॉलेजेस के आप नाम याद रखना। After graduating from Balliol College at Oxford in 1844, Arnold accepted a teaching post at the university। यानी कि जहाँ पे उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी बैलियल कॉलेज ऑक्सफोर्ड में, वहीं पे उन्होंने अपनी टीचिंग करनी शुरू की थी। नेक्स्ट देखो, ही इज ऑफन कंसीडर्ड टू बी द फाउंडिंग फादर ऑफ अकेडमिक क्रिटिसिज्म इन इंग्लिश एंड द प्रिंसिपल्स फॉर लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो इनको क्या माना जाता है? फाउंडिंग फादर ऑफ अकेडमिक क्रिटिसिज्म भी माना जाता है। हिज लॉन्गेस्ट पोएम इज एम्पेडोक्लस ऑन एथना। तो इसको याद रखना कि इनकी सबसे लंबी पोएम का नाम क्या है? एम्पेडोक्लस ऑन एथना। मैथ्यू आर्नोल्ड हैड 6 चिल्ड्रन बाय हिज वाइफ, 3 ऑफ whom डाइड इन चाइल्डहुड। यानी इनके टोटल बच्चे 6 थे, जिनमें से 3 की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी।
When Wordsworth died in 1850, Arnold published his memorial verses in Fraser's magazine to pay a homage to the deceased poet. यानी कि जब वर्ड्सवर्थ की मृत्यु हुई थी 1850 में, तो उन्होंने अपना एक कलेक्शन यानी कि जिसका नाम था मेमोरियल वर्सेस पब्लिश कराया था फ्रेजर्स मैगजीन में, जिसमें उन्होंने क्या किया था, जिन लोगों की मृत्यु हो गई थी, जो फेमस पर्सनैलिटीज़ थी उस टाइम समय की, उनको क्या किया था, उनको एक ट्रिब्यूट दी थी। तो ये क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि उस मैगजीन का नाम बताइए जिसमें उन्होंने मेमोरियल वर्सेस को पब्लिश कराया था। तो आप नाम याद रखना। इनके कुछ नोटेबल वर्क्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि स्ट्रेट रेवलर हमने पहले ही देख लिया, इनका इंपॉर्टेंट वर्क है। ऐसे ही हमने देख लिया इनका इंपॉर्टेंट वर्ड एम्पोडोक्लेस ऑन एथना भी है। इनका पॉम्स भी है, 1853 में आया था। एंड पॉम सेकेंड सीरीज 1855 में आया था। द मॉडर्न एलिमेंट इन लिटरेचर इनॉग्रल लेक्चर एट ऑक्सफोर्ड नवंबर 1857। नेक्स्ट हम इनके इंपॉर्टेंट पॉम्स देखते हैं। डोवर बीच बहुत इंपॉर्टेंट है, पीजीटी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके थीम से रिलेटेड, है ना, आप लोग याद रखना। नेक्स्ट इनका इंपॉर्टेंट वर्क है हमारा द मार्गरेट कॉन्टिन्यूड, याद रखना। कहीं कहीं द भी यूज हुआ है इसके लिए और कहीं का टू भी यूज हुआ है, टू मार्गरेट कॉन्टिन्यूड। द स्कॉलर जिप्सी, दिस इज अ इंपॉर्टेंट वर्क रिटन बाय मैथ्यू आर्नोल्ड। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क है थायरेसिस, जो इनका मास्टरपीस वर्क माना जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है सोरब एंड रुस्तम। फिर है ट्रिस्टम एंड आइसॉल्ट, ये आप लोग याद रखना। इनकी समरी को पढ़ लेना, डोवर बीच की, द स्कॉलर जिप्सी की, एंड थायरेसिस की, सोरब एंड रुस्तम की। ये सारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इनके फैक्ट्स, इनका पब्लिशिंग ईयर, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट थेरीज या जो भी इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है आप लोग उसको पढ़ लेना। द फोर शेकन मामन, ये हमने पढ़ ही लिया है अभी, अपना जो इम्पोर्टेंट वर्क हम पढ़ ही रहे हैं, एम्पेडोक्लेस ऑन एथना, बाल्डर डैड, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर है मैरोप आर ट्रेजेडी 1858, इम्पोर्टेंट। ऑन ट्रांसलेटिंग होमर 1861, द स्टडी ऑफ कैल्टिक लिटरेचर, लेक्चर्स हैं इनके 1867 में, जो बाद में इन्होंने लेक्चर दिए थे लेकिन उसको बुक के फॉर्म में पब्लिश करा दिया गया है। Essays in Criticism फर्स्ट सीरीज 1865, इंपॉर्टेंट वर्क है इनका। न्यू पॉम्स 1867, कल्चर एंड एनार्की 1869, सेंट पॉल्स एंड प्रोटेस्टेंटिज्म 1870, फ्रेंडशिप्स गार्लैंड 1871, लिटरेचर एंड डॉगमा 1873। तो इसमें से हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों को पढ़ना है, एसे इन क्रिटिसिज्म, कल्चर एंड एनार्की, लिटरेचर एंड डोगमा एंड मैरोपा ट्रेजेडीज को भी एक बार जाके आप लोग पढ़ लेना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इनके कुछ वर्क्स हैं, गॉड एंड द बाइबल 1875, लास्ट एसेज ऑन चर्च एंड रिलीजन 1877, एसेज इन क्रिटिसिज्म सेकेंड सीरीज 1888। अब यहाँ पे एक इनकी इंपॉर्टेंट बेसिकली पोम है जो मैंने आपको बताई है, डोवर बीच। इससे बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं पीजीटी एग्जाम में। So, although this poem was only first published in 1867, it was actually written considerably earlier, probably in 1851. 1851 में लिखी गई थी लेकिन published हुई थी 1867 में। Dover Beach is Arnold's most famous poem. The event described in the poem is Arnold's honeymoon, which was indeed taken at Dover in Kent. Arnold's central metaphor of the sea of faith neatly summed up many Victorians' attitude to a decline of religion belief in mid-19th century Britain. And the poem is now seen as an important reflection of the Victorian zeitgeist. इसका मतलब होता है, एक तरह से हम कहते हैं ना कि युग का जो सत्य टाइम होता है ना, एक इम्पोर्टेंट युग के बारे में हमें बताती है। फिर मैंने यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट लाइन्स या ऐड करने की कोशिश की है, जो उनका इम्पोर्टेंट वर्क है बेसिकली थायरेसिस। ये कहाँ से उन्होंने टाइटल बोरो किया है, थ्योक्रिटिस की पोम से उन्होंने इसको बोरो किया है। इज ए पोम रिटन बाय मैथ्यू आर्नोल्ड इन दिसंबर 1865 टू कॉमेमोरेट हिज फ्रेंड द पोएट, जिसका नाम है हमारा, इम्पोर्टेंट है ये भी याद रखना, आर्थर ह्यूक्ला, who had died in November 1861 aged only 42। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी जो उनका फ्रेंड था आर्थर ह्यूक्लो को मेमोरी में उसने उनको अपनी इम्पोर्टेंट जो वर्क है उनका थायरेसिस को लिखा था। तो इसके भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आप लोग जाके एक बार पढ़ लेना।
फिर यहाँ पे उनके कुछ क्रिटिसिज्म से रिलेटेड वर्क थे, तो उनकी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस मैंने आप लोगों के लिए ऐड करी है। आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी। His essays in criticism remains a significant influence on critics to this day, and his prefatory essays to that collection, है ना, ये उनका इम्पोर्टेंट ऐसे था, ऐसे इन क्रिटिसिज्म, जो हमें क्रिटिसिज्म के बारे में बताता है, बहुत सारी चीज़ों का कलेक्शन हमें देता है, आज भी वो एक इन्फ्लुएंस सिग्निफिकेंस रखता है। द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट प्रेजेंट टाइम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल essay written on the role of the critic in identifying and elevating literature, even while saying the critical power is of lower rank than the creative। तो इसकी इंपॉर्टेंट लाइन है, द क्रिटिकल पावर ऑफ द लोअर रैंक देन द क्रिएटिव। ये पूछी गई है पीजीटी में कि किसने कहा है, तो इस लाइन को आप लोग याद रखना। फिर है, इन वन ऑफ हिज मोस्ट फेमस एसेज ऑन द टॉपिक द स्टडी ऑफ पोइट्री, Arnold wrote that without poetry, our science will appear incomplete, and most of what now passes with us for religion and philosophy will replaced by poetry। Important है, very very important line है, आप लोग इसको याद रखना। He considered the most important criteria used to judge the value of poem were high truth and high seriousness। ये भी इम्पोर्टेंट है। एक इन्होंने इम्पोर्टेंट एक मेथड दिया था जिसको हम टच स्टोन मेथड कहते हैं, तो वो भी आप लोग जाके पढ़ लेना। टच स्टोन मेथड क्या था, क्या कहते हैं ये, उसमें वो भी आप लोग जाके पढ़ लेना। Between 1867 and 1869, he wrote Culture and Anarchy, famous for the term he popularized for the middle class of the English Victorian era population, फिलिस्टीन। देखो ये क्वेश्चन बनेगा कि उन्होंने कौन से टर्म को पॉपुलराइज किया था। फिलिस्टीन, अ वर्ड विच ड्राइव्स इट्स मॉडर्न कल्चरल मीनिंग इन इंग्लिश, द जर्मन लैंग्वेज यूजेज was well established from him। Culture and Anarchy is also famous for its popularization of the phrase sweetness and light, first coined by Jonathan Swift। तो यहाँ पे एक और फ्रेज फेमस हुआ था, स्वीटनेस एंड लाइट, लेकिन इसको कॉइन कितने किया था, जोनाथन स्विफ्ट ने इसको कॉइन किया था, लेकिन इसको पॉपुलराइज किया था जो हमारा मैथ्यू आर्नल्ड का जो ऐसे कल्चर एंड एनार्की से इसको पॉपुलराइज किया गया था। In Culture and Anarchy, Arnold identifies himself as a liberal and a believer in culture। ये भी क्वेश्चन बनेगा कि अपने किस ऐसे में उसने अपने आप को क्या बोला है, एज अ लिबरल एंड अ बिलीवर इन कल्चर। याद रखना आप लोग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा और आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा और फ्रूटफुल रहा होगा। आई होप you have enjoyed the video. So like, share and subscribe my channel. Have a nice day.